है, आपको जो पहली बात उसके रिगार्डिंग याद आए वो एक साथ एक सुर में बोलनी है। एवरीथिंग कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन। कौन था? प्राउट। ठीक है। फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस। अगेन प्राउट। अगेन प्राउट, वही तो उनकी शॉर्टकमिंग रही ना। ठीक है। ऑल एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या कौन था? लेवोइजियर। डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड। लेवोइजियर। ठीक ठीक, सही है। अच्छा, ये लिमिटेशन थी बेटा उसकी, है ना। हाँ, अब इनको एक मिनट इनको सेट कर दूं मैं। कौन सा? Who established relation between physical property and atomic weight? लॉथर मेयर। क्या मेंडलीव के बारे में हमने कोई बात कर ली थी? ऑनलाइन वाले बच्चों को भी जय हिंद और गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। लॉथर में, अच्छा मेरे बताओ, मैंने न्यूलैंड के बारे में भी कुछ नहीं पूछा? नहीं पूछा ना, ठीक है। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेज whose concept was totally demolished? न्यूलैंड। ठीक है। और एवरी एथ एलिमेंट रिपीट्स द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट वन। ठीक है, अरे पूरा तो करो सेंटेंस। चलिए अब एक और बात लास्ट में, मेंडलीव के बारे में मैं क्या क्या बोल चुका हूं, बताओ आप। है, आप बताओ। क्या, जोर से बोलो, क्या नाम है आपका? हाँ, साक्षी त्रिपाठी जी, बोलो। एटॉमिक नंबर अभी कहां से आ गया? मोजले का क्रेडिट ले जाओगे। हाँ बेटा तुम बोल, क्या नाम है आपका? हाँ, अंबिका शर्मा, बोलो। बता दी क्या? क्या? नहीं, लेने जा रहे थे उनको, गए नहीं। मैडम के साथ रहते तो फिर कुछ नहीं होता ना। हाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। उस पे प्रॉपर्टीज लिख ली। कौन सी प्रॉपर्टी लिखी ये बताओ? हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड, ये तो सबको याद है। बहुत बढ़िया, यानी कि मेंडलीव के टाइम तक कितने एलिमेंट्स नोन हो गए भाई? 63। क्या इनर्ट गैसेज वर देयर? इनर्ट गैसेज अभी नहीं आई है। चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ लिख लेते हैं उनके बारे में। ये बात तो हो ही गई थी अपनी। उन्होंने कोई नई चीजें यूज की अपनी पीरियोडिक टेबल में? रिलेशन, है ना, पीरियोडिसिटी और केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम आज इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट और मास। बिगनर्स बॉक्स का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखो बेटा, पेज नंबर 7 पे दोनों हो जाएंगे। बिगनर्स बॉक्स 1, पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बोथ, दोनों शायद इसी बात पर बेस्ड होंगे। इन्होंने अपना एक पीरियोडिक लॉ भी बनाया, और लॉ क्या है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास या फिर वेट। अब जब आप मोजले लिखोगे तो मोजले में इसको हटा के क्या कर देंगे अपन? नंबर। एंड रेस्ट ऑफ द लॉ विल रिमेन सेम। कौन इसको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करेगा? कौन इसे बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करेगा?
अभी आ रही हो कि हाँ बेटा, कौन बताएगा कि इसका सर सिंपल लैंग्वेज में ये मीनिंग, ये तो बहुत ही साइंटिफिक वे हो गया ना। हाँ बच्चे, देखिए, जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करेंगे तो रिपीटेशन आएगा, और वो रिपीटेशन किन किन प्रॉपर्टीज में आएगा, फिजिकल और केमिकल। ठीक है, इसीलिए यहां पे बोला है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक मतलब रिपीटेशन, किसकी वजह से रिपीटेशन, मास की वजह से। ठीक है, फीचर्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। 63 known elements by the time were arranged in ग्रुप्स। कितने ग्रुप लिखने बेटा मुझे यहाँ पे बताओ, 8 ग्रुप लिखने है ना, अभी कौन डिस्कवर्ड नहीं है, इनर्ट गैस। 8 ग्रुप एंड पीरियड्स वर 7। ऑनलाइन में बेटा देखो, आवाज तो आना चाहिए, मेरी साइड से तो कोई इश्यू नहीं लग रहा है। हाँ, अब हम इसमें एक चीज और समझ लेते हैं। पहले आप में से कोई भी बताए जिसको कुछ भी याद हो इस मामले में, या कुछ आइडिया लगाए कि उन्होंने 8 ग्रुप्स ही क्यों बनाए। भाई ये तो समझ में आता है कि जब पीरियोडिसिटी आएगी तो पीरियड्स तो बन जाएंगे, पर ग्रुप क्यों बनाए 8, मतलब 8 से ज्यादा भी हो सकते थे। ठीक है, और बहुत बढ़िया, जब उन्होंने हर एलिमेंट को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाया तो उन्हें टोटल 7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिली, फ्रॉम 1 to 7। और एक कुछ ऐसे एलिमेंट्स का ग्रुप मिला जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मिक्स टाइप थी। ठीक है, तो उनको उन्होंने किसमें प्लेस कर दिया, 8th ग्रुप में। और वो आपको किसमें नजर आते हैं, फैकोनी वाले में। वो जो 9 एलिमेंट्स हैं वो किसमें नजर आते हैं, फैकोनी। उनके केस में क्या है बेटा, कि आपको मिक्स्ड ऑक्साइड मिलेंगे। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं मैं मिक्स्ड ऑक्साइड का, आयरन के ऑक्साइड बोलो, दो दो ऑक्साइड पढ़ रखे हैं आपने, एक तो होता है FeO और एक होता है Fe2O3। ठीक है, और ये दोनों मिक्स होकर हेमेटाइट भी बनाते हैं, जैसे ये हेमेटाइट, ये आयरन ऑक्साइड, और मिलकर मैग्नेटाइट भी बना लेते हैं, Fe3O4। तो इस ऑक्साइड को आप कौन सा ऑक्साइड बोलोगे, मिक्स्ड ऑक्साइड। तो जो मिक्स्ड ऑक्साइड बना रहे थे उन सबको उन्होंने किस में प्लेस कर दिया, 8th ग्रुप में। और हमें उस मिक्स ऑक्साइड में सबसे ज्यादा नॉलेज किसके बारे में, आयरन के बारे में, इसलिए मैंने उसी के एग्जांपल लिया है। तो FeCONI, इन तीनों का उन्होंने एक ही ग्रुप बनाया और उसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया, और उस ग्रुप को हमने कम्युलेटिवली क्या बोलते हैं, 8th ग्रुप। समझ गए बात, चलिए स्टार्ट करते हैं। ईच ग्रुप, मैं ये भी बताऊंगा कि उन्होंने ए और बी में क्यों डिवाइड किया ना। ईच ग्रुप फ्रॉम 1 to 7 further subdivided into A and B। जैसे फर्स्ट के भी 2 वर्जन हो गए, इसी तरह से ए और बी उन्होंने बना दिए।
क्या हमें फर्स्ट पेज पे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ए और बी दिखते हैं? दिखते हैं ना? क्वेश्चन दोनों साइड से आएगा। हो सकता है कि डायरेक्ट 0 1 से लेकर 18 तक का कोई नंबर आ जाए, या फिर 5th है 6th है ना, ऐसा भी आ सकता है। तो हमें दोनों ही नंबर्स को क्या करना है, याद रखना है। ये सिस्टम किसका दिया हुआ है? मेंडलेव का। कैरी फॉरवर्ड किस में होगा? मोजले में। ठीक है, और लॉन्ग फॉर्म में क्या आ जाएगा फिर? 1 to 18 डायरेक्ट नंबर साइन। ठीक है, तो यहां पर किसको रखा हुआ है बेटा? 3। किन के 3 ग्रुप्स हैं? आयरन, कोबाल्ट और निकेल का, और उनके सारे मेंबर्स का। एर्थ वालों को अलग क्यों किया? बिकॉज दे वर हैविंग मिक्स्ड ऑक्साइड, और यूं बोलो कि उनका किसी और से मैच बना ही नहीं। ये वाला पार्ट रब कर दूं? चलो ए और बी को एक बार ही देख लेते हैं, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर। बताओ, अगर सोडियम अपना ऑक्साइड बनाए बच्चे, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? Na2। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आ रहा है? +1। अब मैग्नीशियम बनाए तो हो गया +2। एल्यूमिनियम बनाए तो हो गया बेटा +3। फिर कौन आएगा? सिलिकॉन, SiO2 +4। अच्छा, इसके बारे में किसी को कुछ याद है? कोई भी एक चीज। ये एक तरह का पॉलीमर है। क्या है ये? एक तरह का पॉलीमर, 3D पॉलीमर। और इसमें एक और चीज ध्यान रखना, क्योंकि आगे जाके केमिकल बॉन्डिंग से भी अपन रिलेट कर रहे हैं। इसमें सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड नहीं है। इसको कभी भी ऐसे नहीं बनाना है कि सर ये बना देते हैं जैसे CO2 बनता है, ऐसे नहीं बनाना है। इसमें क्या रहेगा, ये गलत है। इस तरह से ईच ऑक्सीजन इज एसोसिएटेड विद सिंगल बॉन्ड, और फिर ये आगे इस तरह से चलता रहेगा। तो ये कैसे स्ट्रक्चर है अपने पास? पॉलीमेरिक। इसको बोलते हैं पॉलीमर, क्योंकि ये 3D है ना। तो आप बताओ, यहां पर सिलिकॉन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4। और चारों बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड। और जब मैं आपको बताऊंगा केमिकल बॉन्डिंग में, तो मैं आपसे फिर पूछूंगा कि भाई SiO2 पॉलीमर है कि नहीं, तो इंस्टेंट याद आना चाहिए अपने को कि भाई सर ये तो पॉलीमर है, क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल दिख रहे हैं ना। हर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अच्छा बताओ, ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए कितने बॉन्ड चाहिए? 2। क्या ऑक्सीजन अपने 2 बॉन्ड नहीं बना रहा? 1 2। तो जब हम इसको लिखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक तरह का पॉलीमर बनाया है मैंने। ठीक है, लिखा तो कैसे जाना चाहिए था बेटा? SiO2 ठीक है, पर हम नॉर्मली इसको इसी तरह से लिख देते हैं। आ रही बात समझ में? चलो अब आगे बढ़ते हैं। बताओ, सिलिकॉन के बाद कौन सा एलिमेंट आएगा? फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस का बनेगा P2O5। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तो देखो एक पैटर्न आ रहा है, 1 2 3 4 5, ऐसे कहां तक चले जाएंगे हम? 7 तक। अब बताओ, SO3 +6, और क्लोरीन के हो गया Cl2O7 +7। इस तरह से उन्होंने कुल कितने ग्रुप बनाए ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट? 7। और मिक्स वालों को किस में प्लेस कर दिया? 8th में। इसीलिए उनकी टेबल में हमें कितने ग्रुप्स नजर आते हैं? 8 ग्रुप्स नजर आते हैं। अब इसको किस में डिवाइड किया? ए और बी में। तो जो ए है, ये सब बताओ किस ब्लॉक के मेंबर हैं? एस और पी। भाई हम आज के हिसाब से भी तो रिलेट करेंगे ना उसको। तो किस ब्लॉक के मेंबर्स नजर आ रहे हैं? सर ए भी है, बी भी है, मतलब एस भी है, और पी भी है। क्या इसमें कहीं डी ब्लॉक दिखा? अब उसने जब ए बनाया, तो ए में किसको रख दिया? नॉर्मल। नॉर्मल किसको बोलते हैं हम? एस और पी को। क्या इसमें इनर्ट गैस है?
तो आपको किसको बाहर करना है, क्योंकि पी ब्लॉक में तो इनर्ट भी आती है, तो आपको किसको बाहर कर देना है इसमें से, इनर्ट गैसेस को आउट कर देना है। बात समझ में आ गई। कहीं भी कॉर्नर में आप ये लिखेंगे, जैसे ये ए के साथ लिख लिया नॉर्मल, और यहाँ ब्रैकेट में क्या ले लेना, एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस। नॉर्मल का मतलब यहाँ क्या हुआ, SNP। नॉर्मल मतलब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली वही होती है, ये वाली एक, है ना, यानी कि वो एक ही टाइप का ऑक्साइड बनाता होगा। अब अगर मैं बी की बात करूं, तो बी जो है वो है मेरे पास ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक, डी ब्लॉक मतलब एक से ज्यादा टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या मैग्नीज बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है, हम बात कर चुके हैं क्या इस बारे में। देखो मैं लिखता हूं MnO, MnO2, Mn2O7। अब ये कौन से ब्लॉक का मेंबर है, डी का। अब देखो आप, क्या मैं सोडियम के लिए इस तरह बना सकता हूं क्या, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये सब कैसा बिहेव करते हैं, नॉर्मल। भाई नॉर्मल आदमी एक ही जैसा तो रूप रंग रहेगा, और एक होता है बहरूपिया जो क्या करता है, अलग अलग फॉर्म ले लेता है। ठीक है, कुछ पिक्चर्स में जैसे अभी बंटी और बबली आई, ठीक है, उसमें भी उसके 3-4 रूप हैं। चोरी करने जाएगा तो कहीं पे कुछ बन जाएगा। चलो छोड़ो, ये बंटी बबली नहीं देखी तो बहुत फेमस मूवी किसकी देखी है, धूम, ऋतिक रोशन, उसने अलग अलग रूप बनाए थे। तो इसका मतलब जो एक ही रूप में रहे हमारे जैसा वो नॉर्मल, और जो एक से ज्यादा रूपों में आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे, भाई ये तो ट्रांजिशन है यार, है ना, ये क्या है, ट्रांजिशन। जैसे एक मूवी में अगर ऋतिक हीरो रहेगा तो दूसरी में विलेन भी हो सकता है, तो हम ऐसे हो सकते हैं क्या, हम तो एक जैसे ही रहेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर देखो, अब इनका बिहेव भी देखो। यहाँ पर अगर ये +2 है तो बताओ +2 मेटल्स की है कि नॉन मेटल्स की है, तो इनका बिहेव कैसा होगा, बेसिक। अब ये देखो +7 किसकी है, नॉन मेटल्स की, तो इसका बिहेव किसके जैसा हो गया, एसिडिक। और बीच में इनका बिहेव कैसा हो जाएगा, एम्फोटेरिक। इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स को किसमें प्लेस किया गया, बी ग्रुप। आगे बात समझ में, दोबारा से बोलता हूं, ईच ग्रुप डिवाइडेड इनटू A and B. Groups were made on the basis of common oxidation state. इनकी भी एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, है ना, उसी बेसिस पर उनको भी वहीं पे प्लेस किया जाएगा। अब जैसे ये हटा दो ये वाला पार्ट, SiO2 वाला। देखो आप एक चीज, फर्स्ट ए ग्रुप में कौन कौन से मेंबर हैं अपने पास, फर्स्ट ग्रुप में ही बोलो, हटाओ, लिथियम, सोडियम। अब इसके दो पार्ट बना देते हैं, ए और बी। बताओ फर्स्ट पेज ओपन है कि नहीं, फर्स्ट पेज ओपन कर लो आप। अभी कुछ टाइम के लिए लिखो मत, सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं। पहली बार ऐसा पीरियड ढूंढो जिसमें ए भी एग्जिस्ट करता हो और बी भी एग्जिस्ट करता हो। फोर्थ, क्या फर्स्ट पीरियड में बी है, नहीं है। क्या सेकंड पीरियड में बी है, क्या थर्ड पीरियड में बी है। सबसे पहले बी कहां से नजर आएगा, फोर्थ से। फोर्थ में टोटल कितने ग्रुप नजर आए, 18। तो इसका मतलब सोडियम, सॉरी, पोटेशियम, रूबिडियम और ये सीजियम। अब देखो बी का है, फर्स्ट का बी पार्ट का है, 11th ग्रुप में देखो, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। कैसे याद किया था अपन ने, याद है ना, क्यों आगे आऊं। तो देखो क्यों आगे आऊं की भी ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली क्या होती है, 1। कॉपर का याद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1। पोटेशियम की बोलो 4s1, लास्ट में क्या आता है 4। रूबिडियम में 5s1, सीजियम के लास्ट में 6s। तो देखो s1 s1 s1, यहां भी क्या चल रहा है, s1। अब सिल्वर की बताओ 4d10
5s1, 5d10, 6s1। तो क्या आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन मैच नहीं कर रहा? इसीलिए उन्होंने ए और बी दो पार्ट बनाए। डिफरेंस किस चीज का है? ये बहुत तेज रिएक्टिव है। आपको याद है हवा में जल जाते हैं, ये दोनों तो धमाका कर देंगे। और ये तीनों क्या करेंगे? रखे रखो, महीने भर कुछ नहीं होगा, फिर धीरे धीरे क्या पड़ने लगेगा? काला। इसका मतलब वो रिएक्ट तो करते हैं पर स्लोली रिएक्ट करते हैं, और ये रिएक्ट करते हैं तो विग्रसली, एकदम तूफानी, और ये बिल्कुल खामोशी से। तो इन दोनों की ये जो नेचर है उसको हम लिमिटेशन भी बोल सकते हैं। पर अभी क्योंकि हम मेंडलीव की फीचर्स पढ़ रहे हैं, तो फीचर्स पे तो बताना ही पड़ेगा कि उन्होंने ए और बी क्यों बनाया। समझ गए? ए क्यों बनाया? क्योंकि वहां पे नॉर्मली वो वही चीज बताते थे। और बी क्यों बनाया? क्योंकि उनका इनके साथ भी मैच होता था। पर ये वेरिएबल भी है, ये वेरिएबल भी है, बट इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या बोले आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है बेटा? सेम। इसलिए उन्होंने एक ही ग्रुप के क्या बना दिए? दो। ए में किसको रखेंगे? एस और पी, ठीक है। और बी में किसको रखेंगे? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक, ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक। बात क्लियर हो गई? हाँ। आप ये देखो बेटा, S1 तो इनको एक ही साथ रखा जा सकता है, ठीक है। बट इन दोनों की रिएक्शन में क्या है? डिफरेंस। इसलिए इन दोनों को एक ही साथ यहां पर नहीं रख सकते थे। इसलिए इसको ए और बी दो पार्ट में क्या कर दिया उन्होंने? डिवाइड कर दिया, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन करें? अगर आपको पूछ लिया जाए नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव, तो आपको सिर्फ कौन से एटॉमिक नंबर देखने हैं? एस और पी के। किसको एक्सक्लूड करना है? इनर्ट गैस। कर लोगे? चलो पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो कैसे इसको आप है ना सेग्रीगेट करोगे, फटाफट देखते हैं। चलिए, आप बस ये ढूंढो किसी एक नंबर से ही पूरा का पूरा जो ऑप्शन है ना वो बेकार हो जाएगा। बताओ, पहले ऑप्शन में आपको 30 नजर आ रहा है। 30 किसका एटॉमिक नंबर है? जिंक का। और जिंक किस में गिर गया? डी ब्लॉक में। तो इसको हटा दो, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन में कोई नजर आ रहा है ऐसा? 84 पे इनर्ट गैस का है, 86 पर होगी इनर्ट गैस तो, है ना। कौन सा इसमें ऐसा है? 58। 58 किसका नंबर है? लेंथेनाइट। किसका नंबर है? लेंथेनाइट। देखो बोर्ड पे मैं दो बातें लिखूं, आप उसको याद रखिए। एक तो इनर्ट गैसेस के एटॉमिक नंबर्स याद है कि नहीं? बोलो। 2, 10, 18, 36, 54 और 86। तो ये नॉर्मल नहीं है। 58 टू 71, 4F नॉर्मल नहीं है। और 90 टू 103, 5F ये भी नॉर्मल नहीं। बस इनको ध्यान रखकर हम फटाफट आंसर करते जाएं, बाकी बचे हुए डी में होंगे। चलो आप देखो, थर्ड ऑप्शन में कौन फंस गया है? 54। इसका मतलब ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है। अब जब 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, तो बचा क्या? 4। पेज नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31। पेज नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31। अब तो मेरे साथ साथ देखते जाओ, है ना। बताओ पहले ऑप्शन में कौन गड़बड़ कर रहा है? 18, ठीक है, हटाओ। सेकंड ऑप्शन में 54, और फोर्थ ऑप्शन में 66। तो बचा अपना कौन सा आंसर? थर्ड। किसको समझ में नहीं आया? क्लियर है बात? किस किस को एक्सक्लूड करना है? इनर्ट गैस, एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक तो बहुत बड़ा है, इसलिए उसके तो मैंने लिखा नहीं, पर इनसे हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। डन। चलो आगे बढ़ते हैं अब।
each group further divided into two subgroups A and B. A मतलब नॉर्मल, नॉर्मल मतलब S और P किसको करो बाहर, ए नेट के। बी मतलब ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक। क्या उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स छोड़े थे? क्यों उन्हें सपना आया? फिर अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए समझते हैं। सपोज ये एलिमेंट डिस्कवर नहीं नहीं हुआ, तो जब 1 के बाद 2 मिलेगा, 2 के बाद सीधे 4 मिलेगा, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं तो आएगा कि यार 3 भी होना चाहिए था। ठीक है, चलो अब हुआ क्या कि मान लीजिए उस समय एल्यूमिनियम तो डिस्कवर है, किसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी? गैलियम की। तो जब उन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया होगा, तो ठीक मैग्नीशियम के बाद, मैग्नीशियम के नीचे कौन आता है? कैल्शियम। और फिर सीधे ही उनको कौन मिल गया? जर्मेनियम। ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं डाउट हुआ ना कि जब इसका +3, इसका +2 आ रहा है, तो इसके नीचे वाला +3 कहां गया? सीधे ही उनको क्या मिला? +4। हम थोड़ा सा एक आइडिया लगा रहे कि उन्होंने क्या किया होगा। तो उस समय उनको यहां लगा कि यार यहाँ पे मुझे क्या छोड़ देना चाहिए? जगह छोड़ दूं। क्यों? क्योंकि आपको याद है न्यूलैंड गड़बड़ कर चुके हैं। क्या बोल गए थे वो? उन्होंने कहा यार ये बात मैं नहीं बोलूंगा, ये सुसाइडल लाइन है, क्योंकि जब भी आगे कुछ डिस्कवरी होगी सबसे पहले लोग हम पर ही हंसेंगे कि अच्छा तुम तो बोल रहे थे कुछ आएगा नहीं, आएगा तो सही, मुझे नहीं पता। इसलिए उन्होंने क्या करा? जगह छोड़ दी। ये आगे वालों का काम। उनको लगा ना कि हो सकता है मेरे मेरे पीरियड में डिस्कवरी हो जाए। और पता है आपको डिस्कवरी कब हुई? 70 ईयर्स के बाद, उनके भी जाने के 30 साल बाद। तो आप खुद ही सोचो वो आदमी अपने उससे कितना आगे चल रहा है? 70 ईयर्स अहेड। क्या ऐसा कोई आपको फिगर उसमें भी याद आ रहा है? मेंडल के केस में उनके साथ भी ऐसा ही हुआ ना। तो बिल्कुल, मतलब ये लोग ऐसे थे जो एक पैटर्न को फॉलो करते थे, और उनको समझ में आता था कि भाई हमें ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं बोलना कि जिसके बारे में हमें पता ही ना हो। इसलिए उन्होंने वहां पर क्या छोड़ दिया बेटा? गैप्स। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ही लेफ्ट सम गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। अब उस समय 63 थे, आज कितने हैं? 118। और मैं आपको बताऊं मोर देन 400 एटॉमिक नंबर्स तक की रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है। हमें सिर्फ कितने ही देखने को मिल रहे हैं? 118। क्या प्रॉब्लम है कि सबसे पहले तो उनको आईयूपीएसी क्या करेगा? ऑथराइज, है ना। सबसे पहले तो क्या करेगा आईयूपीएसी? ऑथराइज। पेटेंट, पेटेंट बड़ी याद है ना। अब मान लो आपको याद है हल्दी का पेटेंट किसके पास है? हम ही यूज कर रहे थे, अमेरिका ने करा लिया। बीच में अमेरिका ने अपना दावा ठोक दिया कि हम ही यूज कर रहे हैं टर्मरिक। जब से उनको कौन बताए कि हमारे यहाँ तो शुरू से टर्मरिक यूज होता था, पर जिसने पेटेंट करा लिया फिर वो उसी के नाम पे चला जाता है, तो हमें फाइट करनी पड़ रही है उसके लिए। तो ठीक ऐसे ही हमें बस यहाँ पर ये देखना था कि जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए उन्हें कौन ऑथराइज करेगा अभी? आयु। जैसे जैसे होगा बेटा वैसे वैसे हमारी पीरियोडिक टेबल में आ जाएंगे। पहले आज से 3 साल पहले तक तो हम कितने ही एलिमेंट्स बताते? 114। और उससे पहले कहाँ रुक जाते थे? 112 पे। अब इस साल से कितने हो गए? हो सकता है अगले साल 2-4 और बढ़ जाएं। ठीक है, उससे पहले निकल जाए अपन तो, हम तो कॉलेज पहुंच जाए। ठीक है, चलो आओ। ही लेफ्ट सम गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। और उन्होंने एक टर्म यूज करी, एका। एका स्टैंड्स फॉर सिमिलर, कि ये जो एलिमेंट है जिसके लिए मैं जगह छोड़ रहा हूं उसकी सारी प्रॉपर्टी पता है मुझे। उन्होंने बोला कि जो एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुआ उसके बारे में मैं बता सकता हूँ कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये आएगी, वो बेसिक होगा कि एसिडिक होगा, है ना, वो कितना भारी होगा, ये सब उन्होंने बता दिया। पर क्या नहीं बता पा रहे हैं कि वो अभी डिस्कवर कब होगा, क्योंकि हो जाता तो शायद वो रख देते।
तो जो उन्होंने बोला एग्जैक्टली वो एलिमेंट्स वहीं आए, और इसीलिए उन्होंने उनके रिगार्डिंग कुछ टर्म्स यूज करी, जैसे ए का बोरोन। तो यानी कि जो भी आएगा बोरोन के नीचे उसकी प्रॉपर्टी किसके सिमिलर होगी। तो क्या उस समय बोरोन डिस्कवर्ड था? अरे हाँ ना, बोरोन डिस्कवर्ड था। कौन डिस्कवर नहीं है? जो बोरोन के नीचे आएगा, है ना। ये मत उल्टा पुल्टा मत कर देना कि इसको ही डिस्कवर कर डालें, ये था भाई, है ना। ए का एल्यूमिनियम, ए का सिलिकॉन और ए का मैग्नीज, यानी कि इन चारों के नीचे कोई नए 4 एलिमेंट आएंगे। सीक्वेंस याद रखना है, किसी को किसी के भी नीचे मत प्लेस करना। यहां आएगा स्कैंडियम। तो बोरोन के नीचे कौन आया बेटा? देखो पेज नंबर 1 पे बोरोन कहाँ है बताओ। अरे भाई फिर कबाड़ा कर दो। आप जो टेबल देख रहे हो ये कौन सी टेबल है? लॉन्ग फॉर्म। हम किसको पढ़ रहे हैं? मेंडल को, मेंडलीव को पढ़ रहे हैं भाई। उसने तो ए और बी बनाए ना। तो आप देखो ना, क्या बोरोन 3rd ए में नहीं है और स्कैंडियम 3rd बी में नहीं है क्या? इसका मतलब सही चल रहा है ना काम। ठीक है, आगे आओ। ए का एल्यूमिनियम, उसकी जगह कौन आया? गैलियम। ठीक है। ए का सिलिकॉन, जर्मेनियम, और ए का मैग्नीज, टेक्नीशियम। इस तरह से 4 नए एलिमेंट्स की क्या हुई? डिस्कवरी। और वो एलिमेंट वहीं आए जहां पर किसने प्रेडिक्ट किया था? मेंडेलीव ने। ठीक है, चलो अब याद रखेंगे इनको। बीएससी कैसे याद रखेंगे? बीएससी, बीएससी मान लो एक डिग्री है ना, तो बीएससी आलू गाजर, बीएससी आलू गाजर सीता गीता। ये रही सीता, ये रही गीता उसकी बहन। और वो दोनों क्या कर रही है? एमटेक। दोनों क्या कर रही हैं? एमटेक। प्लानिंग किसकी हुई? बीएससी की। क्या खा रही हैं? आलू गाजर। कौन खा रहा है? सीता आगे। और क्या करने लग गई फिर? एमटेक। बीएससी का मूड खत्म हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना, यही सीक्वेंस। क्या गीता के साथ सीता? नहीं, सीता के साथ गीता। सीता बड़ी सिस्टर और गीता उसके बाद वाली। उल्टा पुल्टा नहीं करना है। विकांश, क्या क्या बोल रहे हैं बेटा आप? प्लीज राइट ऑन डिवाइडेड पार्ट ऑफ बोर्ड। कौन सा पार्ट डिवाइडेड है भाई? इसी पे तो लिखा अपन, इधर तो कुछ लिखा ही नहीं शायद मैंने। विकांश बेटा, मैंने तो एक बार भी इधर उधर नहीं लिखा, वैसे टेपिंग हुई रखी है ना। हाँ, अब आओ इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन कर लिया जाए। पेज नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 4। चलो मेरे साथ साथ ही कर लें। पेज नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 4। क्या ये मेंडलीव का क्वेश्चन है? चलो भाई देखो, क्या लिखा है? ए का सिलिकॉन के साथ बेरिलियम, बिल्कुल रॉन्ग मैच। ए का एल्यूमिनियम आलू गाजर है, गाजर आलू नहीं है। ठीक है। ए का मैग्नीज एमटेक है, ये भी सही है। क्या डी सही है? रिवर्स कर दिए। इसका मतलब कौन कौन सा सही है? बी एंड सी। ठीक है, कोई डाउट? उसी पेज पर एक थोड़ा सा और नीचे आओ, आपको 6th क्वेश्चन भी दिखेगा। किन के लिए उन्होंने छोड़ दिए गैप? यानी कि आपको ये 4 नहीं देखने, ये 4 देखना है। ठीक है, इनमें से देखो तो। हो गया?
बस ऐसे ध्यान रखना है अपने को। डन। चलो भाई आगे चलते हैं। कौन सा पेज बेटा? सब लोग आओ भाई पेज नंबर 8 पर। और क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वॉज प्रेजेंट? तो भाई ये तो कोई भी नहीं था उस समय, इसका मतलब आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज। पेज नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9। देखो कैसे आपने को ना घुमाने की कोशिश कर रहा है ना। अब याद रखो, इसमें एक दो चीज और बताता हूँ। गैलियम, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम। इसको अगर आप हाथ पे रखेंगे ना या मुंह में रख लेंगे तो दोनों ही केस में क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। ठीक है। टेक्नीशियम के बारे में भी एक बार बता दूं। फर्स्ट मैन मेड, ये है फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट। फिर पीएम कौन थे? मैन मेड प्लस रेडियो एक्ट। वो फर्स्ट मैन मेड नहीं है। फर्स्ट मैन मेड में हमेशा किसका नाम लिखना है? टीसी का, टेक्नीशियम। सब लोग एक बारी पेज नंबर 7 पे भी आओ। ये देखो कहीं बना हुआ है क्या ऐसा? देख के बताओ। है? तो आपको यहां पर इसको ब्रिज भी लिखा हुआ होगा। ब्रिज एलिमेंट है ना। बताइए व्हाट इज मीन बाय ब्रिज हेयर? यहीं से तो ए और बी बनाए। इसका मतलब ए और बी को जोड़ने का काम किसका है? थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स? थर्ड पीरियड। इसलिए थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को क्या भी बोला जाता है? ब्रिज एलिमेंट्स भी बोला जाता है। क्योंकि पहली बार ए और बी दोनों एक साथ किस पीरियड में नजर आए? फोर्थ। तो इससे ठीक ऊपर वाला थर्ड क्या बन गया? दोनों के बीच का ब्रिज। उसने उन दोनों को कनेक्ट करने का काम किया। अगर मान लीजिए थर्ड पीरियड में ए और बी होते तो ब्रिज किसको बोलते? सेकंड को, एक स्टेप ऊपर वाला। डन। अब आ जाते हैं कितने हो गए? अभी तो एक और प्रॉपर्टी लिखते हैं। ही करेक्टेड एटॉमिक वेट्स ऑफ फ्यू एलिमेंट्स। आज दो नई टर्म्स आई हैं अपने पास। मैं वापस बोलता हूं। एक तो नॉर्मल एलिमेंट्स और एक ब्रिज एलिमेंट्स। ठीक है। नॉर्मल किसको बोलेंगे? एस और पी। किसको एक्सक्लूड करेंगे पी में से? इनर्ट गैसेस को। ठीक है। देखो आप लोग ना, मैं जब पूछूं ना तो एक साथ जवाब भी दो। आपको याद तभी होगा, क्योंकि इसमें आपको घर बैठ के याद करने की जरूरत नहीं है। जितनी बार हम रिवाइज करेंगे यहाँ पर उतनी बार याद होगा। कुछ गाने याद नहीं हो जाते अपने को, दिन भर ही सुनते रहते हैं। तो अगला क्या आएगा अपन ये बता देते हैं, है ना। इवन मान लो कोई वो ऐसे कुछ मैशअप सॉन्ग्स होते हैं, तो उसमें अपने को आप कभी भी सुनो उनको, आपको अगला गाना पता है क्या बोलने वाला है। वो आपको क्यों याद हो गया? दिन भर ही सुन रहे हैं उसको। तो यहाँ पर भी यही होगा। जब आप कोई चीज मेरे साथ रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। जब आपस में मिलो तब भी एक आध बार बोल दो, विच व्हाट इज ब्रिज, या इस ब्रिज पे से उधर जाओ। ये छोटे छोटे ब्रिज बने ना नहर पे, तो ब्रिज पे चढ़ो तो याद आना चाहिए थर्ड पीरियड में चल रहे हैं। ठीक। चलो आओ। अब उन्होंने कुछ एटॉमिक वेट्स को क्या कर दिया बेटा? करेक्ट। और वो थे यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड और प्लेटिनम। तो चलो ये समझ लेते हैं एक एग्जांपल से कि उन्होंने किया क्या। उस समय बेरिलियम की, इसकी इसकी बात कर लेते हैं, इसका एग्जांपल भी है। बेरिलियम की वैलेंसी जो थी वो मानी जाती थी 3। कितनी मानी जाती थी? +3 वैलेंसी। और इसका इक्विवेलेंट वेट याद है? इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे BO फॉर्मूला बनाया, बताओ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है?
+2। तो इसका जो एटॉमिक वेट होगा उसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो जो वैल्यू आएगी वही क्या बन जाएगी, इक्विवेलेंट वेट बन। उस समय इसका इक्विवेलेंट वेट बिल्कुल सही चल रहा है 4.5, क्योंकि ये प्रैक्टिकल डेटा होता है। ठीक है, अब आप इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करो तो किस क्या निकल आता है, एटॉमिक वेट निकल आएगा या मास निकल आएगा। तो 3 इंटू 4.5 कितना आ रहा है, 13 अब शुरू में इससे पहले वाले सारे साइंटिस्ट बेरिलियम का मास क्या मान के चल रहे हैं, 13.5। अब देखो भाई, अगर इसका 13.5 होगा तो बेरिलियम कहां पर होगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, क्योंकि कार्बन का मास 12 और नाइट्रोजन का 14। तो इसको यहां आना चाहिए। अब वो यहां रख रहे हैं उसको, तो उनको क्या मिस्टेक मिल रही है कि यार जब इसको मैं यहां रखता हूं तो उस पूरे कॉलम में एक ही एलिमेंट आया हुआ है, वो भी कौन, सिर्फ बेरिलियम, है ना। और इसके ऑक्साइड्स, इसके हाइड्राइड्स किसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं, +2। यार इसको यहां नहीं होना चाहिए, ये तो कहां पे होना चाहिए, इस जगह, क्योंकि यहाँ पे +1 आता है, यहाँ +3 आता है, तो +2 को तो यही होना चाहिए। अच्छा, मैग्नीशियम भी यहीं आ रहा है, कैल्शियम भी यहीं आ रहा है, सब कुछ मैच कर रहा है, ये अकेला ही सेट नहीं हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, उसके एटॉमिक मास को चेंज कर दिया। और जब चेंज कर दिया तो चेंज करने के लिए उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैलेंसी कितनी रखी गई, 2। अब आप +2 रख के इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, और 9 ऑटोमेटिकली कहाँ सेट हो जाएगा, लिथियम और बोरोन के बीच में। ठीक है, इस तरह से उन्होंने कितने एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट करेक्ट किया, इन 5 का कर दिया। जैसे ही किया वैसे ही फोन आ गया न्यूलैंड का। उन्होंने कहा क्या बदतमीजी है भाई, है तुमने यार अपनी टेबल को एडजस्ट करने के लिए किसके मास में छेड़खानी कर दी, इन एलिमेंट्स के, है ना। मतलब इतना गिर जाओगे नीचे, है ना। यू बेईमान इंसान, और पिटोगे, यू बेईमान इंसान और पिटोगे, ऐसे याद करने। फिर उन्होंने बोला होगा ना, सर नाराज क्यों होते हो, मैं तो आप ही का स्टूडेंट हूं, आप देखो तो सही, बेरिलियम का ऑक्साइड ये आ रहा है, हाइड्राइड ये आ रहा है, मैं उसको कहां रखूंगा, और ठीक है, पर इतनी बातें तो सुनते ही नहीं न्यूलैंड। कहता को फोन। तो मेंडेलीव में हमारे पास बहुत माल मटेरियल इकट्ठा हो गया है। क्या क्या, कि ईच ग्रुप डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप, ए नोन एज नॉर्मल, बी नोन एज ट्रांजिशन, ही लेफ्ट सम गैप्स, बीएससी, आलू गाजर, सीता गीता, एम टेक, और फिर यू बेईमान इंसान और पिटोगे। तो भाई बहुत काम है इनका। अब आ जाओ इनकी लिमिटेशंस पर। जब आप किसी को, या आपके घर शादी का कार्ड आता होगा तो आपके पापा के नाम से आएगा। अब आप बोलो मेरे को तो अलग दो, सामने वाले क्या कहेगा, भाई क्या चाहते हो, आपको अलग क्यों दें, आप भी तो इसी परिवार के हो, क्या आप अलग से कन्यादान लेकर आओगे। मान लो आपको, देखो अलग कार्ड का नुकसान भी है, आपको अलग कार्ड मिलेगा तो गिफ्ट भी अलग लगेगा, ये ध्यान रखना, है ना। जब भी आपके पास इंडिविजुअल कार्ड आए, किसी न किसी के साथ अपना नाम जोड़ लेना, कि मेरी फ्रेंड को भी दे दो, क्यों, ताकि दोनों मिलकर गिफ्ट लाएंगे, नहीं तो अकेले को देना पड़ेगा। आजकल मिनिमम गिफ्ट ही 500, उससे कम रखो तो सामने वाला वापस लौटा देगा, ये ले जाओ भैया, है ना, क्योंकि 500 एक से कम तो कुछ आ ही नहीं रहा है। और विद फैमिली चले जाओ तो 1100। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिटेशंस में हमें ये लिमिटेशन समझनी है कि अगर पीरियोडिक टेबल किस पर अरेंज है, मास पे, तो क्लोरीन को तो 2 बार लगाना पड़ेगा, 35 37। ये तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि क्लोरीन के 2 अलग अलग एटॉमिक मासेस हैं, तो इसका मतलब ये बात तो सही नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, तो पहली प्रॉब्लम क्या है,
पोजीशन ऑफ आइसोटॉप। और हर एलिमेंट के कोई ना कोई आइसोटॉप पक्का है, कुछ को छोड़कर। नाइट्रोजन ने खुद के बना रखे हैं, कार्बन ने बना रखे हैं, क्लोरीन ने बना, जिनके फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस हैं उन सबके क्या मौजूद होंगे बेटा? आइसोटॉप्स होंगे। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी किसकी? मेंडलीव। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे? आज सॉल्व है क्या ये? क्यों? एटॉमिक नंबर, दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा, इसलिए उनको दो बार प्लेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं। नेक्स्ट आओ। एक जो आज भी प्रॉब्लम है वो है हाइड्रोजन आवारा। इट इज कंसिडर्ड एज नोमैडिक, आवारा, रो एलिमेंट। क्यों? इसके दो दो घर, कभी फर्स्ट ग्रुप और कभी 17, इसीलिए इसको प्लेस करना आज भी एक सरदर्दी है। नेक्स्ट, एनोमेलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। एनोमेलस का मतलब मैं समझा दूं, जिनमें किसी का मास ज्यादा है वो पहले आ गया और जिसका मास कम है वो बाद में आया। आप देखो पेज नंबर 7 पर, आर्गन और पोटेशियम, किसका थोड़ा वेट ज्यादा दे रखा है? आर्गन का। ठीक है, अब अगर मेंडलेव, मेरी बात सुनो बाद में लिखना, अब अगर मेंडलेव ब्लाइंडली किसको फॉलो करते? मास को, तो ये कहां पहुंच जाता? ग्रुप 1 में। और ये कहां पहुंच जाता? ग्रुप 18 में। तो गड़बड़ हो जाएगी ना। क्यों हो जाएगी? क्योंकि सर इसकी प्रॉपर्टी तो बिल्कुल ही इनर्ट है और इसकी प्रॉपर्टी तो बहुत रिएक्टिव है। तो अगर वो ऐसा करते तो आज हम उनको बहुत बुरी तरह से ऐसे बोलते हैं, क्या उनको कल ही नहीं थी क्या कि इसकी प्रॉपर्टी ये तो इनर्ट है, ये मोर रिएक्टिव है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो आपको याद है ना उन्होंने क्या किया था? किसको वेटेज दिया था? प्रॉपर्टी को। किसको वेटेज ज्यादा नहीं दिया था? एटॉमिक मास। इसीलिए उनकी टेबल में क्या मिलेंगे आपको? कुछ पेयर्स मिल। पेयर्स का मतलब है जो साथ साथ रखे हुए हैं उसमें पहले वाले का वेट ज्यादा है और बाद वाले का वेट कम है, इसलिए इसको कौन सा पेयर बोले? एनोमेलस। ऐसे 4 पेयर हैं, आर्गन, पोटेशियम, बिल्कुल, टेरुलियम, आयोडीन, दिख रहा होगा आपको, कोबाल्ट, और एक और है थोरियम और प्रोटेक्टेनियम। तो ये 4 पेयर कौन से पेयर हैं बेटा? एनोमेल। एनोमेलस का मतलब इसको पहले रख दिया जबकि ये हैवी है, इनको पहले रखा जबकि इसको इधर ऐसे एक्सचेंज करना था। तो ये 4 पेयर हमें ध्यान रखने हैं। कैसे याद करेंगे? इन दिनों एक लड़का है जिसने बहुत बड़ा कांड कर दिया क्रूज पे, आर्यन खान। ये रहा आर्यन खान, तेरी इच्छा। क्या पी रहा था वहां पे? कोकीन। आर्यन खान, तेरी इच्छा कोकेन नहीं, ठंडा पानी। क्या पीना था तुमको वहां पे? ठंडा पानी। और तुम और कुछ कर रहे हो। एक्चुअली में उसकी भी क्या गलती है? उसके फादर ने जो वही कर रहा था। याद है शाहरुख खान का एक स्टेटमेंट है कभी कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा ऐसा करे, उसने बाप का सपना सच कर दिया। आर्यन खान, तेरी इच्छा कोकेन नहीं, ठंडा पानी। ठीक है, वो वाला पार्ट रब कर दूं, ये वाला। तो उन्होंने क्या क्या किया वापस से बोल देते हैं अपन।
उन्होंने कुछ एटॉमिक मासेस को करेक्ट किया। कैसे याद करेंगे? यू, बेईमान, इंसान और पिटोगे। ठीक है, उनकी टेबल में कुछ एनोमेलस पेयर हैं। ठीक है, आर्यन खान, तेरी इच्छा को नहीं ठंडा पानी। और उन्होंने 4 गैप्स छोड़े। कौन कौन से हैं? बीएससी, सीता गीता, आलू गाजर, एमटेक। चलो कुछ और 2 लिमिटेशंस हैं, वो लिखकर इसको एंड करते हैं। 1 2 3। अनलाइक एलिमेंट्स प्लेस्ड इन सेम ग्रुप एंड like elements placed in different group। चलो भाई देखते हैं क्या किया, ऐसा इन्होंने क्यों किया। तो आप याद करो, हमने अभी एक ग्रुप बनाया था। फर्स्ट में ए के अंदर रखे थे पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, और इसी का बी पार्ट था कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये हाईली रिएक्टिव और ये लीस्ट रिएक्टिव। इसका मतलब इन दोनों को साथ साथ नहीं रखना चाहिए था। अब आप बोलोगे सर ये कोई लिमिटेशन थोड़ी ना है, उनका उन्होंने जो बेस बनाया था उसके बेसिस पे यही है। बिल्कुल, पर हमें तो लिमिटेशन बनानी है ना कुछ ना कुछ। हमें अच्छे काम में कुछ ना कुछ तो बताना ही है कि ये ऐसे नहीं हुआ। जैसे मान लो सब कुछ बढ़िया बना है ना, खाना एक नंबर बना, फिर भी हम क्या बोलेंगे रोटी गोल नहीं है। तो जबरदस्ती क्या कर रहे हैं हम, उनके कमियां ढूंढ रहे हैं। ठीक? और ये बेटा लीस्ट रिएक्ट, यानी कि एक तो आग लगा देते हैं और दूसरे हिलते भी नहीं है कई महीनों तक। तो उनको साथ साथ रख दिया। आपको तो याद है ना क्यों रखा था उन्होंने? बताओ क्यों रखा था? बिकॉज दे आर हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगर आउटर मोस्ट। कौन सा वाला? आउटर मोस्ट, S1 S1। पहली बात हो गई। अनलाइक प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। अब आप देखो 8th ग्रुप में निकेल, पीडी और पीटी। क्या गोल्ड और प्लेटिनम की प्रॉपर्टी सेम नहीं है? आपने रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे 2 जनों को देखा होगा, गोल्ड और प्लेटिनम। तो एक को तो आपने फर्स्ट ग्रुप में रख दिया और दूसरे को 8th ग्रुप में, यानी कि टेबल के 2 अलग अलग कॉर्नर्स पे प्लेस कर दिया। तो लाइक एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। कैसे याद रखेंगे इसको? नई पंडिताइन पटना की, और ये रहा उसका गोल्ड। वो तो बैठी है पटना में और उनका गोल्ड रह गया फर्स्ट ग्रुप में। तो ये हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं किसकी बेटा? मेंडलीव की, है ना। एक और है वो भी लिख देते हैं। किसका? अच्छा, वो नई पंडिताइन पटना की। तो ये पीटी जो है ना, इसकी और इसकी प्रॉपर्टी क्या है बेटा? सेम, बट दोनों बहुत दूर दूर रखे हुए हैं। और एक लास्ट आप इसकी लिमिटेशन लिखो, रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी वर नॉट एक्सप्लेन। ये नहीं बता पाए कि आखिर सेम प्रॉपर्टी आ कैसे रही है। आज पता है क्या? किसको पता है? बताओ। देखो आप में से हर कोई ना कुछ बताने की कोशिश करो। आपको बोलने का मौका कहाँ मिलता होगा? पूरा टाइम सुबह से आते हो, हमारी सुनते रहते हो, है ना। तो जब मौका मिले, वैसे तो आप लोग आपस में ही बहुत सारा काम कर लेते हो, पर अगर मौका मिले बताने का
तो बताओ, ताकि मुझे भी एक दो लोगों की आवाजें कान में जाएंगी ना। इट्स ए पूल, ऑल इंडिया से आप सब अलग अलग रीजन से आते हो, तो सबका एक्सेंट भी अलग होगा, है ना, कुछ बातें भी अलग होंगी। तो खड़े होके आप बोलोगे तो मुझे भी कुछ नई बातें सुनने को मिलेंगी ना। मैं घर जाके क्या बताऊंगा कि आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के लोगों को पढ़ा के, पर आप तो कुछ डिफरेंट समझ के ही नहीं आए। ठीक है, तो आप में से कोई भी, अच्छा कोई पंजाब का है तो बोलो। एक ही बच्ची है पंजाब की? नहीं, क्यों ऐसा बताओ, रिपीटेशन क्यों आया, ये बताना है अपने को। है, हाँ वो ये तो वो समझ गए, हमने ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूला से बता लिया, पर वो ऐसा क्यों हो रहा है बस ये जानना है। चलो बैठो, आपका नाम बताओ बेटा। मनीष, आप बोलो। बिल्कुल, क्योंकि उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, सेम है। ये आज पता है हमको, उस समय नहीं था। इसीलिए हम यहाँ पर जब बताते हैं ना कोई बातें, तो कंसेप्ट तो कब के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, उस समय के अकॉर्डिंग, और लिमिटेशन किसके अकॉर्डिंग बताते हैं, आज के। समझ गए मेरी बात? तो उस समय ये नोन नहीं था। इसको कौन बताएगा आगे जाके? मोजले, हेनरी मोजले। ये लिख लिया। अब ऐसा करो, जितने भी क्वेश्चंस हैं अब तक उनको कहीं मार्क कर लो, है ना। देखो, बिगनर्स बॉक्स 1 तो अपना पूरा हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज 1 में मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन नंबर्स, है ना, जो मेंडलीव पर बेस्ड हैं, उन्हें आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 4, 6, 7। 1, 4, 6, 7, 31, 1, 4, 6, 7, 31। ये क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए। और एक बिगनर्स बॉक्स यानी कि पेज नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 1, जो नॉर्मल के बारे में पूछा हुआ है ना। हाँ, बिगनर्स बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 12 पे। तो ये सारा अब तक हम कहां तक फिनिश कर चुके हैं बेटा, मेंडल। अब हम इससे स्टार्ट करेंगे, मोजले से। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको शॉर्ट में क्या भी लिख सकते हैं अपन, एमपीटी। किसने दिया? गिवन बाय मोजले, हेनरी मोजले। कई सारे मोजले, हमें किसको याद रखना है, हेनरी को। बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। क्या इनका कोई पीरियोडिक लॉ भी है? बिल्कुल वही है, बस उसमें लास्ट में मास को क्या करना है, तो मैं यहां लिख दूं ऊपर। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी कहानी सुनेंगे। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ their atomic numbers। पहले क्या लिखा था यहां पे बेटा, अपन ने मास लिखा था। देखो एमपीटी आप किस किस को बोल सकते हो, दोबारा से सुन लेना मेरी बात। जो टेबल मेंडलीव ने बनाई, उसी टेबल को मॉडिफाई किसने किया था, मोज। किस बेसिस पर? तो जो टेबल मेंडलीव की ओरिजिनल टेबल है, उसी में बस बेस बदल के क्या कर दिया, एटॉमिक नंबर, और कौन सा ग्रुप ऐड कर दिया, इनर्ट गैस, बस। तो एक्चुअल में क्या होता है कि हम मेंडलीव को ही फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो एमपीटी मतलब सब कुछ है,
एमपीटी मतलब मेंडलीव्स मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल, एमपीटी मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और एमपीटी मतलब मोजलेस पीरियोडिक टेबल, और वो तीनों एक ही बात रहेगी। और लॉन्ग फॉर्म जो एलपीटी रहेगी अपनी वो फर्स्ट पेज पर है, ठीक है। मतलब एमपीटी एलपीटी का कौन सा फॉर्म है, कॉम्पैक्ट, और जब इस एमपीटी को खोल देंगे आप, अभी खोलेंगे हम, तो वो क्या बन जाएगी, एलपीटी। समझ गए? हाँ भाई, अब बात करते हैं किसके बारे में, मोजले। मोजले को हमें पूरा सम्मान देना है, उसका एक रीजन है। सबसे यंग साइंटिस्ट जो थे वो कौन थे, मोजले। ओनली 27 ईयर्स की एज में ये दुनिया छोड़ गए थे। सिर्फ कितने साल की एज में, 20, और कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर गए, ये वाला। अब आप सोचो, जहाँ 27 ईयर्स में आदमी जगता है कि मेरे को रिसर्च करनी है, उसमें तो ये चले भी गए, ठीक है। तो अब इनके बारे में सोचते कितना जीनियस आदमी होगा। इंग्लैंड के रहने वाले थे, है ना। इनके मम्मी और पापा भी दोनों बड़े पढ़े लिखे थे, मम्मी बॉटनी की थी और पापा जो थे एस्ट्रोलॉजी और फिजिक्स के मास्टर थे। तो पूरा इनके अंदर तो जीन्स क्रोमोसोम जो बोलो सब वही घुसा हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने सोचा कि यार पापा फिजिक्स, मम्मी के बायो, मैं चलता हूँ केमिस्ट्री, ताकि घर में ही कोचिंग खुल जाए, ठीक है भाई। हो गए काम सेट। इन्होंने चालू किया अपना काम। अपने स्कूल में केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का ओलंपियाड इन्होंने टॉप किया। थोड़े दिनों बाद इनको ये लगा यार स्कूल तो मेरे लिए ना बहुत पीछे है, स्कूल में आगे चल रहा हूँ, तो इन्होंने स्कूल छोड़ दिया और कहाँ पहुंच गए, मैनचेस्टर, ऑक्सफोर्ड, ट्रिनिटी, ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड, वहां पहुंच गए। और इनको वहां कौन मिले, विश्व गुरु रदरफोर्ड। आपको हर जगह कौन मिल जाएंगे यार, मतलब कि जितने भी केमिस्ट्री के लोग मिलेंगे उनकी मुलाकात किससे जरूर हुई होगी, आप कहते हैं रदरफोर्ड, डोबेनाइनर, बोर, और अब मोजले, है ना। तो भाई ठीक है, ये वहां पर उनके साथ काम करने लगे। गुरुजी इनसे बहुत इंस्पायर्ड थे। कौन गुरुजी, रदरफोर्ड। उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा प्रतिभाशाली टैलेंटेड लड़का है। इन्होंने कहा चल तू शाम को ट्यूशन पढ़ा लिया कर। क्या कर पढ़ लिया, ट्यूशन। तो सुबह जैसे आपकी तरह पढ़ता और शाम को आप ही जैसे बच्चों को पढ़ा देता। कुछ दिनों तो सही रहा, फिर इनका मन नहीं हुआ कि गुरुजी मैं ये करने थोड़ा ना आया हूँ, मैं तो रिसर्च करूंगा। कर ले भाई, रिसर्च कर लो आप। तो इन्होंने खुद की लेबोरेटरी खुद के पैसों से जमा दी और काम करना स्टार्ट। इसी समय वर्ल्ड वॉर 1 हो गया। वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत। कैप्टन अमेरिका देखी फर्स्ट पार्ट। तो कैप्टन अमेरिका का जो फर्स्ट वर्जन है ना, बिल्कुल एक छोटा सा लड़का, पतला दुबला सा, बिल्कुल ऐसी कद काटी थी किसकी, मोजली। इनकी एक फोटो मिलेगी कभी आप देखना गूगल पे, एक ही पिक है, लैब में खड़े हैं, है ना, सोल्जर्स टाइप यूनिफॉर्म पहना हुआ है, पतला दुबला से लड़का टाइप वहां पर है। अब जब आपको याद है कभी ऐसा हो जाता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी पे कैसा रहता अपने दिमाग में, पूरी देशभक्ति घुस जाती है। 2 ही दिन, 2 ही दिन होते हैं ऐसे, बाकी साल भर में कोई मतलब नहीं होता। तो वो 2 दिन हमारे अंदर सुबह से जोश होता है, या तो शायद लड्डू मिलते हैं या नुक्ति मिलती है उसका जोश होता है, पता नहीं क्या। पर वो क्या होता है, एक दिन पहले से ही ऐसी मूवीज स्टार्ट हो जाते हैं, गाने स्टार्ट हो जाते हैं, बॉर्डर संदेशे आते हैं, जाने क्या, है ना। तो हम भी है ना भर जाते हैं, अब बड़ा मजा आ गया, चलो भाई ऐसा हो गया। तो उस समय जैसे ही वर्ल्ड वॉर छिड़ा, गाने बजने लगे। भाई लोग इनके दोस्त होम टाउन से फोन कर देते होंगे इनको कि यार यहाँ बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है, तू मस्त छुपा हुआ बैठा हुआ है। तो इसको भैया इन्होंने क्या कर दिया, जोश ला दिया। तो इन्होंने अभी अपने जाके गुरुजी से बोला मैं तो लड़ने जाऊंगा। गुरुजी ने ऊपर से नीचे तक देखा कि भाई राइफल जितना तुम्हारा वजन है, करोगे क्या वहां जाके। नहीं मैं जाऊंगा, क्योंकि भाई मैं हर घर से एक लड़का फौज में जाएगा, है ना। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में तो रूल ही है ना, वहां तो जाना ही पड़ेगा, वहां ऑप्शन ही नहीं है। तो उसने बोला कि नहीं मैं तो जाऊंगा। गुरु ने कहा बेटा अपना काम है रिसर्च करना, क्यों बेकार में वहां पर है ना अपनी मिट्टी पलीत कराने जा रहे हैं,
यहीं रह ले मेरे पास, यहीं काम कर। नहीं नहीं सर, गांव में ना अनाउंसमेंट हो गई है कि सब घर से एक आदमी जाएगा, फिर मेरे गांव में हुक्का पानी बंद हो जाएगा परिवार का, मेरे को तो जाना पड़ेगा। उन्होंने समझाया, ये नहीं माना, चले गए भाई। अब कैंप लग रहा था, उसमें इनको देखा, तो मेजर ने बोला यार भाई साहब, आपको देख के लग रहा है कि आपके साथ 4 आदमी और भेजने पड़ेंगे आपको बचाने के लिए, क्योंकि तुम तो कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो अब आप देखना, इनका एक ऐसा स्टेटमेंट है, इन्होंने ऐसे ऐसी लाइन बोली, उसके बाद मेजर ने कहा इसको तो लो यार अंदर। उन्होंने बोला कि तुम गोली चला लोगे राइफल उठा के? तो उसने बोला कोई बात नहीं सर, गोली नहीं चलेगी पर गोली खा तो सकता हूँ, मैं सीने पे गोली खा लूंगा। विजन ने कहा अब तक सब मारने वाले आए, ये पहले मरने वाला आ गया है, ऐसे आदमी को तो रखो, ले लो भाई इसको ले लो। वर्दी वर्दी पहना के उनको तैयार करके भेज दिया। अब ये तो पक्की बात है कि ये बुलेट तो नहीं चला सकते थे, तो इन्होंने किसका काम किया? टेली कम्युनिकेशन। ये मैसेज इधर से उधर क्या करते थे? ट्रांसफर करते। तो टर्की में एक जगह बेटा गैलीपोली, वहां पे लगी इनको गोली, गैलीपोली में इनको लगी गोली, और सीधे कहां लगी? हेडशॉट। वहीं पर ये फ्री, बस। और यही 27 साल में ही ये टैलेंटेड साइंटिस्ट दुनिया से चला गया। उसी से पहले 1913 में ये अपना काम कर चुके थे। किसमें? 19, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बेस इन्होंने कब बना दिया था? 1913 में। और 2-1 साल बाद इनकी वहां पर हो गई डेथ। 1916 का जो नोबेल प्राइज था फिजिक्स का, वो किन के नाम पर ऑलमोस्ट प्रपोज्ड है? मोजले। और उस साल ये अवार्ड किसी को भी नहीं दिया गया, क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी, और किसी भी डेड पर्सन को कभी भी नोबेल प्राइज नहीं दिया। तो ये उनके सम्मान में ये साल खाली रहा। तो ऐसे थे हमारे हेनरी मोजिले। ठीक है, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने किया क्या, कैसे किया, ये भी समझ लेते हैं। आपको प्राउड का नाम क्यों याद है? वो सपना देख के बोले थे, ऐसी ही बात। अच्छा बताओ, क्या न्यूटन ने जब ग्रेविटेशन के लॉ डिस्कवर किए, तो उससे पहले एप्पल नहीं गिरा हुआ क्या कभी? किसी ने ध्यान नहीं दिया? रोज अपने आमने सामने भी कुछ बातें होती रहती, हम ध्यान नहीं देते। उसके लिए क्या चाहिए? साइंटिफिकली हो सकता है कि किसी के पास ऐसे ऑब्जर्वेशन पावर हो। तो यहां पर एक साइंटिस्ट थे ब्रोक, और ब्रोक में 1911 में हवा में बात उछाल दी थी एटॉमिक नंबर की। यानी कि सबसे पहले एटॉमिक नंबर की बात कौन कर चुके थे? ब्रोक। ऐसा नहीं था कि मेंडेलीव के समय एटॉमिक नंबर्स के बारे में पता नहीं था, सबको पता था, पर किसी को ये नहीं पता था कि ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता। पता ही समझ में? जैसे हमारे आसपास कुछ चीजें होती है पर हमें समझ में नहीं आता कि इनका क्या इससे भी बेटर यूज पॉसिबल है। तो उस समय तक किसी ने भी ये नहीं सोचा कि या ना टेबल को किस पर अरेंज किया जाए एटम, पर ब्रोक ने पहली बार ऐसे बोल दिया, तो बाकी लोगों ने इसको क्या कर दिया? रिजेक्ट। कि तुम्हारे पास इसका कोई एविडेंस है? कि एविडेंस तो नहीं है, मेरे मन में आया मैंने बोल दिया। ठीक है, तो यहां पर ब्रोक ने, जैसे लंबे जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, उनको अक्सर कर हम किस में सजेस्ट करते हैं कि तुम है ना वो खेलो यार बास्केटबॉल, वो एक उनका एडवांटेज है कि ऑलरेडी बहुत लंबा है। तो यहाँ पे ब्रोक ने भी बोल दिया कि यार एटॉमिक नंबर पे जमा लो ना, पर इस समय उनकी कोई इतनी वेटेज नहीं थी, लोगों ने तो बैठ जाए, कुछ भी बोलते रहते। इस बात को किसने सीरियसली पकड़ा? और मोजले ने 1930 में वो एक्सपेरिमेंट किया, जिसकी वजह से हम एमपीटी का बेस क्या बनाने लग गए? एटॉमिक नंबर। यहां पर 2 ब्रदर्स थे, आपने कभी फिजिकल में नाम सुनाओ? ड्रैग। ड्रैग्स की एक इक्वेशन है, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। वो ड्रैग जो है ना, ये काम कर रहे थे उस समय एक्सरे प्रोडक्शन पर, और मोजले ने एक नया डिवाइस बनाया, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये आज भी काम आया है। अभी नासा ने आपको याद है पाथ फाइंडर भेजा था मार्स पे, तो जो पाथ फाइंडर है ना उसमें कौन सा डिवाइस लगा हुआ था? एक्स। उसी ने पिक्चर्स वगैरह एनालिसिस का काम किसने किया? जो मोजले का बनाया हुआ एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पे क्या किया कि इसका यूज किया उन्होंने, किसने? मोजले ने। अब आपको जूनियर क्लासेस में याद हो, एक ट्यूब होती थी डिस्चार्ज ट्यूब,
जिसमें कैथोड रेज, एनोड रेज। तो कैथोड रेज मतलब क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की बीम। तो जब आप डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा बना दोगे तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या हो जाएगी? बहुत फास्ट। तो उन्होंने क्या किया कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को किस पे इंसिडेंट किया? मेटल की सरफेस पे। और इसके लिए उन्होंने लमसम 40 डिफरेंट मेटल्स का यूज किया। एक दो दिन में काम नहीं हुआ, बहुत टाइम बाद उन्होंने ये अलग अलग मेटल्स का यूज किया। अब देखो, जब ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इस पे इंसिडेंट होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है? एनर्जी। और वो एनर्जी का ट्रांसफर होगा किस में? ट्रांसफर होगा मेटल की सरफेस। तो इससे ओरिजिनेट हुई बेटा एक्सरेज। क्या प्रोड्यूसिंग? एक्स। अब ये तो स्कैटर्ड है, तो उन्होंने क्या किया, इन एक्सरेज को प्लेटिनम की छोटी सी जगह में से पास कर दिया। इसको बोलते हैं प्लेटिनम की स्लिट। तो जब ये इसमें से निकलेंगी तो ये सिंगल बीम हो जाएगा। अब जब ये सिंगल बीम हुआ, इस सिंगल बीम को किस पे इंसिडेंट कराया? निकोल प्रिज्म पे। और इस निकोल प्रिज्म से उन्होंने जो भी इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होके आया, उस डिटेक्टर पे उसको डिटेक्ट किया। ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, मैंने आपको जस्ट ऐसे ही बताया है ताकि आपको याद रहे कि भाई चल क्या रहा है ना। सिंपल लैंग्वेज में तो हम अभी 2 लाइन लिख के खत्म कर देंगे। अब यहां पर आपने कुछ नाम सुने हो, लाइमर, बावर, पाशन, ब्रैकेट, फंड, ये सीरीज थी। जब ये यहां पर इंसिडेंट होंगे स्पेक्ट्रा बनेगा, और स्पेक्ट्रा में 2 तरह की वेवलेंथ आई, शॉर्ट और लॉन्ग। अब बताओ, जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी उनसे शॉर्ट बनेगी कि लॉन्ग बनेगी? शॉर्ट। तो जिनका वेट ज्यादा था, यानी कि हैवी एलिमेंट्स, उनसे तो कौन सी लैम्डा प्रोड्यूस हुई? शॉर्ट। और जो लाइटर थे उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया बेटा? लॉन्गर वेव। और उन वेवलेंथ्स को उन्होंने ड्रैग की इक्वेशन में प्लेस करके फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की, किसकी? एक्सरेज की। और एक रिलेशन बनाया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। और ये उनका एक्सपेरिमेंट है जिस बेसिस पर आज हम, या मोजले ने पीरियोडिक टेबल को किस पे जमा दिया? एटॉमिक। आगे बात समझ में? अब हम इसको इन शॉर्ट छोटा मोटा लिख देते हैं, ठीक है? ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो आपको इसलिए बताया क्योंकि हमें इनका थोड़ा सम्मान करना था। तो जब किसी का सम्मान करेंगे तो सारी बातें बोल देते ना, अलग अलग लोगों को बुलाते हैं, 2-2 शब्द तुम भी बोल दो इनके, आप भी आ जाओ, किसी किसी के चले, मैं भी बोल देता हूँ 2 शब्द, पर अच्छी बातें बोलनी होती है ना। जैसे मैं बुलाऊं मेरे बारे में 2 लाइनें बोलो, तो मैं आपको, जैसे आप गलत बोले, जब हो गई इनकी लाइनें, ताली बजा चलो, है ना। और जब कोई अच्छा बोलता रहता है, बोलते रहे बोलते रहे, जैसे बिगड़ने लगा और भाई चलो नेक्स्ट। तो हमने इनके बारे में सारी अच्छी बातें कर ली। अब आप लिखिए मोजलेज एक्सपेरिमेंट। अपने 3-4 लाइन लिख ली ना पहले, तो अब लिखो मोजलेज एक्सपेरिमेंट। ही बॉम्बार्डेड, सोल्जर है तो सोल्जर तो बॉम्बार्डमेंट ही करेगा भाई, खून में ही जमी हुई है। ही बॉम्बार्डेड फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, he bombarded fast moving electrons on different metal surface. He bombarded fast moving electrons on different metal surface and obtained X-rays. And obtained X-rays. फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना, he observed, फिर ये रिलेशन, ये वाला, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स-रेज। और बेटा जेड क्या है? एटॉमिक नंबर।
ये जितनी इजी इक्वेशन अपन ने लिखी है ना, इतनी भी नहीं है। इसमें तो बहुत सारी चीजें थी, मैंने वो अपने सिलेबस में नहीं है तो अपन ने लिखी भी नहीं है। क्यों लिखेंगे, हमसे तो इतना ही पूछेगा ना कि व्हाट इज द बेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक नंबर। बाकी तो हमने सम्मान में कर दिया बहुत सारी बातें। डन। अब लिखो फीचर्स ऑफ एमपीटी। क्या अब तक इनर्ट गैसेस डिस्कवर हो गए क्या भाई? हाँ, हो गए। किन को जोड़ दिया गया है अब बताओ कुल कितने हो जाएंगे अगर इनर्ट गैसेस आ गई तो? नंबर ऑफ ग्रुप्स बिकम 9 नाउ। ठीक है, तो पहला फीचर लिखो, इनर्ट गैसेस वर एडेड। की इनर्ट गैसेस की ब्रैकेट में लिख लो राम से। वैसे तो ये है ना रैम से है, पर हमारे को राम का नाम सुना हुआ है हमने तो, इसलिए हम तो राम से ही बोलेंगे। ऐसा माना जाता है कि किसी चंद्र ग्रहण के समय पहली बार इनर्ट गैसेस के बारे में एविडेंसेस मिले थे, है ना? पर हमें क्या करना है, हो गए। नंबर ऑफ ग्रुप्स 9, क्योंकि कौन सी गैसेस ऐड हो गई बेटा अब? तो भाई ऐसा हो जाएगा 1 2 7 8, और एक कौन सा ग्रुप हो गया बेटा? 0 ग्रुप। पीरियड्स अभी भी कितने चलाने हैं? 7। अब आप देखो, अगर 1 2 7 को हम ए और बी में बांटते हैं, अगर मैं सबको अलग अलग कर दूं तो कितने हो जाएंगे यहां तक? 14 हो गए। ठीक है, और एट्थ ग्रुप में कितने होते हैं? 3। और 0 ग्रुप को और ऐड कर दें तो टोटल ग्रुप्स कितने हैं? तो ये जो टेप अभी अपने पास एमपीटी है, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन कौन सा है? एलपीटी। कैसे हुआ, समझ में आया? पेज नंबर 1 पे देखो बेटा। पेज नंबर 1 पे आपको ऐसे ही नजर आएगा, फर्स्ट ए फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ए सेकंड ग्रुप, पर थर्ड बी थर्ड ग्रुप। ठीक है, क्या कहीं पर भी आपको 18 ग्रुप से कम दिख रहा है? तो हम इन दोनों को सिंक्रोनाइज कर चुके हैं ना, हम इन दोनों को क्या कर चुके हैं? सिंक्रोनाइज। कैसे किया जरा देख लेते हैं। 2 लाइनें 3 लाइनें ऊपर छोड़ देना, और जो मैं बना रहा हूं उसको बना लो। दो तीन लाइनें ऊपर छोड़ देना बेटा, है ना? नया टॉपिक है, पर अभी ये काम अभी हो जाएगा, बाकी कुछ अभी नहीं हो पा रहा। देखो बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है ना, फर्स्ट पेज पर जो है, यहाँ पे एट्थ, और फिर यहां से फर्स्ट बी, सेकंड बी, फिर थर्ड ए, चल रहा है ऐसे बिल्कुल। किधर तक जाना है? 0 तक। मेरे पास तो जगह ही नहीं बची। जो लोगों को बोर्ड से देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने छोटा छोटा लिख दिया है, वो सीधे पेज नंबर 9 पे ऊपर ही ऊपर देख लो इसको। दिखा? बिल्कुल वहीं से लिख लो आप, ये बहुत छोटा जा रहा है।
किसी किसी के जनरल नेम भी याद है क्या आपको? किसका याद है? फर्स्ट ए का जनरल नेम बोलो। एल्किली मेटल। सेकंड ए का? थर्ड बी का कुछ नहीं है ना? 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पे 3 आएंगे, 8, 9 और 10। फिर यहाँ क्या आ जाएगा? 11, 12, 13, 14, 15 का नाम बोलो बेटा। निकोजन्स, चाल्कोजन्स, हेलोजन्स और ये 18। ये नोबल गैसेस सिंक्रोनाइज कर डाला। अब ऊपर जो लिखा हुआ है वो किसके अकॉर्डिंग है? एमपीटी। और जो नीचे लिखा हुआ है वो किसके अकॉर्डिंग है बेटा? एलपीटी। अब कुछ क्वेश्चंस में कुछ भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि 15 ग्रुप को 15 ही बोला जाएगा, क्या भी बोला जा सकता है, फिफ्थ ए भी बोल सकते हैं। हमें दोनों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। आज इसको यही रोकते हैं। कल आप क्या करके आएंगे? ये सारे क्वेश्चन जो आज हमने किए हैं मार्क। और एक काम करेंगे, इन सबके जो जनरल नेम्स हैं उन्हें थोड़ा सा ग्रुप वाइज, जैसे मैं कल आते से ग्रुप नंबर बोलूंगा, आपको बताना उसका जनरल नेम क्या है, कर लेंगे ना ऐसे। बाकी सब तो आपको पता है, मैं 2 के और बता जा रहा हूं। जैसे ये जो है फर्स्ट बी, इसको बोलते हैं कॉइनेज, है ना? और ये जो सेकंड है इसे बोलते हैं वॉलेटाइल। और साथ में इसका एक और नाम है नॉन ट्रांजिशन। ये दोनों के बारे में हम करेंगे कल बात, ठीक है? चलो आज जो जो पढ़ लिया उसको जाते जाते रिवाइज कर लें क्या अपन? आज मेंडली भी चालू किया था क्या? ठीक है। अरे आपको ड्रैग और ब्रेक के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ना ब्रोक के चक्कर में पढ़ना है। वो सब नाम तो हमने यूं लिए थे जो कहां से इंस्पायर्ड थे। हमें सिर्फ किसको याद रखना है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले लेवोइजियर, दूसरे नंबर पे प्राउड, तीसरे नंबर पे डोबेरेन, फोर्थ नंबर पे न्यूलैंड, फिफ्थ नंबर पे मेयर, सिक्स नंबर पे मेंडले, फिर आ गए मोजले। बाकी कल, ठीक है? बताओ कितने गैप छोड़े? सीता के साथ, आलू के साथ, बीएससी और एमटेक, which is the first man-made TC and which is man-made as well as radioactive in 4F, that is PM, which you बेईमान इंसान और पिटोगे, करेक्शन इन एटॉमिक वेट्स। और क्या था? हाँ आर्यन खान, तेरी इच्छा कोके नहीं या पानी, क्या था ये? एनोमेलस पेयर। बस हो गई बात पूरी। 63 कार्ड्स, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड। तो आज आप मेंडलेव को कर देना पूरा, और किसको? मोजले को। ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये याद रखना है किसने क्या किया। इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू। अरे यार तुम्हारी तो आवाज